गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने अपने घर में। हाँ जी, हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि अपनी सेल्स को प्रमोट करने के पर्पज से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिन गुड्स के अंदर डील कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उन गुड्स को वो एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करता है। किनको? पोटेंशियल बायर्स को। यानी जहां उनको ये पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि फ्यूचर में इस बायर से, इस पर्सन से हमें बेटर ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटीज के अंदर गुड्स की वो फ्यूचर में हमें डिमांड कर सकता है, तो ऐसे पोटेंशियल बायर्स को हम अपने गुड्स के फ्री सैंपल्स इश्यू करते हैं। फ्री सैंपल्स मींस हम यहाँ पर जो गुड्स के कुछ यूनिट्स सामने वाले पर्सन को यानी पोटेंशियल बायर को हैंड ओवर कर रहे हैं, उसके लिए हम उससे कोई चार्जेस नहीं लेते। इन सच अ केस जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, एंट्री होगी आपकी फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट, या फिर आप इसी को और करके लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट, क्योंकि इन गुड्स को जब हमने परचेज किया था तो वहां पर जो हमारा पर्पस था वो इन गुड्स को रीसेल करने का था, लेकिन यहाँ पर ये गुड्स अब रीसेल नहीं हो रहे हैं। इन गुड्स को हम एज अ फ्री सैंपल अपने पोटेंशियल बायर्स को हैंड ओवर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि इतने अमाउंट से, जितने अमाउंट के आपने फ्री गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, मान लो आपने 10,000 के गुड्स एज अ फ्री सैंपल किसी पर्सन को हैंड ओवर किए, किसी पर्सन को ट्रांसफर किए, तो 10,000 रुपीज की कॉस्ट के गुड्स आप फ्री सैंपल्स अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट करोगे और परचेज अकाउंट में 10,000 आप क्रेडिट करोगे। क्यों? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स से हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये गुड्स हमने सेल नहीं किए हैं, इनको हमने एज अ फ्री सैंपल इश्यू किया है, सो दैट जिस पर्सन को, the person to whom free samples has been provided, from that person there is a possibility to get a big order in the future. So in order to promote sales, it is valid to debit the cost price of the goods given away as free samples to the free sample account or advertisement expense account. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर हमारे गुड्स किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में हमें गुड्स का लॉस हो जाए, तो उस केस के अंदर हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। मैं आपको बोलूं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वैसे फोर्थ पॉइंट की हेडिंग देता हूं, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अगर आग लगने की वजह से हमारे गुड्स खराब हो जाए तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, और लॉस बाय थेफ्ट, यानी जिस गोडाउन में हमने गुड्स रखे हुए हैं उस गोडाउन से गुड्स हमारे चोरी हो जाएं, तो उस केस में गुड्स का लॉस होगा। जिन गुड्स को हमने परचेज किया था फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो गुड्स या तो चोरी हो गए या फिर आग लगने की वजह से गोडाउन में गुड्स जलकर राख हो गए। तो जितनी कॉस्ट के गुड्स हमारे गोडाउन में रखे हुए थे उतने अमाउंट का हमें लॉस होगा। तो नॉमिनल अकाउंट से हमने रूल पढ़े थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एज पर द रूल्स ऑफ द नॉमिनल अकाउंट यहां पर हम लॉस बाय फायर या लॉस बाय
थेफ्ट अकाउंट डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे हम परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि इतने कॉस्ट प्राइस के गुड्स अब अवेलेबल नहीं होंगे हमें रीसेल पर्पज से। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है इन गुड्स का, जो आपके गुड्स लॉस हो गए हैं या तो फायर की वजह से या फिर थेफ्ट की वजह से, तो इनकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे ये एंट्री पास होगी। मान लो 50,000 रुपीज के गुड्स थे गोडाउन के अंदर, वो या तो चोरी हो गए या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और वो 50,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स हमारे जलकर राख हो गए। इन सच अ केस लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आप डेबिट करोगे 50,000 से एंड क्रेडिट करोगे आप परचेज अकाउंट। क्यों? रीजन क्या है परचेज अकाउंट क्रेडिट करने का? क्योंकि 50,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स नाउ विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सेल इन द फ्यूचर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर हम सब पॉइंट्स बनाते हैं इसी टॉपिक में। अगर ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, इफ द अबव गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, तो 50,000 का लॉस ऑर्गेनाइजेशन को ही हो गया। इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इन सच अ केस ईयर एंड में ये जो 50,000 का लॉस हुआ था आपको ड्यूरिंग द ईयर बाय थेफ्ट या बाय फायर, इस लॉस को आप ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एट द एंड ऑफ द ईयर if the above goods were not insured with insurance company, then following entry will be passed. अब एंट्री क्या होगी? देखो ये जो 50,000 का लॉस हुआ ऑर्गेनाइजेशन को, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, जो हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट कर दिया 50,000 रुपीज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट में। क्योंकि ये गुड्स, अब मैंने क्या कहा है, इफ द अबव गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, अगर ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे विद इंश्योरेंस कंपनी, तो ईयर एंड में बेटा जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के पर्पज से, और बैलेंस शीट एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ईयर एंड में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होगे तो इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर एंड में डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 50,000 रुपीज। ठीक है, अब आगे सुनो, आगे क्या होगा। अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो लॉस हमें हुआ, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, जो हमें पॉइंट नंबर फर्स्ट में हुआ था, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था हमारा, हमें 50,000 का लॉस हुआ था आग लगने की वजह से गोडाउन में या चोरी होने की वजह से। अगर ये जो गुड्स का हमें लॉस हुआ 50,000 रुपीज का, अगर ये गुड्स इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड थे, देखो बच्चों हम अपनी गुड्स का, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुड्स का, अपनी असेट्स का इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है। तो इन सच अ केस एवरी ईयर जिन आइटम्स का हमने इंश्योरेंस करवाया है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का पेमेंट करता है। प्रीमियम का पेमेंट करने की एंट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब भी हम प्रीमियम पे करेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे, हम अपना एक्सपेंस बुक करेंगे और बैंक अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट हम बाई चेक करते हैं। अगर हमने कैश से पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट की प्लेस पे। तो अगर ये गुड्स इंश्योर्ड थे जो आग की वजह से जल गए या
चोरी हो गए तो उस केस में हम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंट्री तो हम पास करेंगे ही करेंगे, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री तो हमें पास करनी ही करनी है। अगर ये गुड्स इंश्योर्ड भी थे तो भी हम ये एंट्री पास करेंगे। पहले तो हम एक बार अपना लॉस बुक करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर ये गुड्स इंश्योर्ड थे, यहां पे मैं लिखता हूं इफ द अबव गुड्स were insured with इंश्योरेंस कंपनी, अगर ये गुड्स इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड थे, अगर ये गुड्स इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड थे, तो उस केस के अंदर बेटा हम ऊपर फर्स्ट एंट्री पास करने के बाद, एक बार अपना लॉस बुक करने के बाद हम एंट्री पास करेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 50,000 का लॉस हुआ था, और क्योंकि ये गुड्स इंश्योर्ड थे तो इंश्योरेंस कंपनी को एक तरह से हमने डेटा बना दिया कि इंश्योरेंस कंपनी अब हमें 50,000 रुपीज का पेमेंट करेगी फ्यूचर में, क्योंकि ये लॉस जो हुआ है, ये गुड्स जिनका नुकसान हुआ है, ये गुड्स इंश्योर्ड थे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और अगर ये डेबिट नहीं करना चाहो तो आप इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, ध्यान रखना, और लिखा है मैंने, या तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करोगे या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है ना। टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ₹50,000। अब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर तो हमने क्लेम फाइल कर दिया, लेकिन क्या जो हम क्लेम फाइल करते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पूरा पे कर देगी? ऐसा कुछ है क्या? आंसर इज नो। इंश्योरेंस कंपनी से जब हम क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे फाइल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से एक एजेंट आता है हमारे यहाँ, जहां पर चोरी हुई है जिस जगह पर, या जहां आग लगने की वजह से नुकसान हुआ है, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है। रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वेशंस करता है, अपने वो इंस्पेक्शन करता है, ऑब्जर्वेशंस लेता है, और आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द पॉइंट्स एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट या एट द प्लेस वेयर फायर वाज अकर्ड, या जहां पर चोरी हुई थी, अगर एजेंट को लगता है कि ये जो इंसिडेंट है ये जेन्युइन है, तो फिर एजेंट जो क्लेम फाइनल करता है उतना पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करती है। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया और उसने 100% क्लेम फाइनलाइज कर दिया आफ्टर इंस्पेक्शन, तो उस केस के अंदर अगर क्लेम 100% उसने फाइनल कर दिया, तो क्लेम फाइनल करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट करेगी, 50,000 रुपीज रिलीज करेगी हमें। तो हम एंट्री करेंगे जब इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 50,000 रुपीज, ठीक है। सर पेमेंट हमें चेक से ही मिलेगा क्या? हाँ बेटा, इंश्योरेंस कंपनी चेक से ही पेमेंट करेगी, आपको कैश से पेमेंट नहीं करेगी। अब बात देखो, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में आपने लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट किया था, और यहाँ पे हमने उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट तो क्लोज हो गया, सेम अमाउंट से डेबिट हुआ, सेम अकाउंट से क्रेडिट हो गया। अब आपने इस एंट्री के अंदर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को एक तरह से डेटर बना लिया, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लिया। तो जब इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट किया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट क्लोज हो चुका है, और आपकी बुक्स में 50,000 रुपीज आ चुके हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम का पेमेंट किया। सर आप तो बोल रहे थे कि कई बार क्लेम पूरा नहीं मिलता। हाँ, आफ्टर इंस्पेक्शन अगर
एजेंट को लगता है कि सारे गुड्स खराब नहीं हुए, कुछ गुड्स बचे रह गए, तो उस केस के अंदर 100% क्लेम आपको रिसीव नहीं होगा, आपको पार्शियल अमाउंट ही रिसीव होगा क्लेम का। तो रिप्रेजेंटेटिव ने या इंश्योरेंस एजेंट ने जो क्लेम फाइनलाइज किया, मान लो वो कहते हैं 60% क्लेम ही इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, तो 50,000 रुपीज का आपने टोटल क्लेम किया था, इसका 60% तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, 40% एक्सेप्ट नहीं किया। कंपनी कह रही है पूरे माल खराब नहीं हुए, कुछ माल बचा हुआ रह गया, सेफ रह गया, तो 50,000 का 60% यानी 30,000 रुपीज तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और 20,000 क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं कर रही, तो 20,000 रुपीज का हमें एक्चुअल लॉस हुआ, जो ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट होगा। तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी? फिफ्थ इस केस के अंदर जब 60% ही क्लेम एक्सेप्ट किया जा रहा है, पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, यहाँ तो फुल अमाउंट जो क्लेम का था वो एक्सेप्ट कर लिया था, अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पार्शियल क्लेम ही एक्सेप्ट कर रही है, तो उस केस में जितना क्लेम एक्सेप्ट कर रही है उतना तो बैंक अकाउंट डेबिट करो, क्योंकि कंपनी पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 30,000 रुपीज, ये एंट्री आप पास करोगे। अब बात यह है कि इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट तो आपने 50,000 से डेबिट किया था, और यहाँ पे आप केवल 30,000 से क्रेडिट कर रहे हो, इट मींस इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में अभी भी 20,000 रुपीज डेबिट पड़े हुए हैं। वो 20,000 क्या है? वो हमारा बच्चों एक्चुअल लॉस है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो इस लॉस के लिए हमें कोई कॉम्पनसेशन नहीं देगी। तो उस केस में ईयर एंड में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो आप ये 20,000 का एक्चुअल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे, तो आप एंट्री पास करोगे ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, अमाउंट विल बी 20,000 रुपीज। ठीक है, तो जर्नल चैप्टर के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे, वो कॉन्सेप्ट्स अब मैं आपको करा चुका हूं। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। सर इसके अलावा और किसी रीजन से भी लॉस हो सकते हैं क्या? यस, लॉस बाय एक्सीडेंट भी हो सकता है, लॉस बाय फ्लड भी हो सकता है, लॉस बाय अर्थक्वेक भी हो सकता है, यानी कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर गुड्स का या असेट्स का नुकसान हो जाए, तो हम इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आओ अब हम क्वेश्चंस करेंगे। हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 12th तक के तो सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अरे हाँ सर, बहुत पीछे चल रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं। अरे आराम से काम करो। हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की थी और इलिस्ट्रेशन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आओ अब हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 13। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 आओ करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है ऑन पेज नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है ऑन पेज नंबर 9.28। पेज नंबर 9.28 के ऊपर इलिस्ट्रेशन नंबर 13 गिवन है। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। हमें कुछ जर्नल एंट्रीज, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गिवन है, और अगर क्वेश्चन आप पढ़ो, सारी ट्रांजैक्शंस अगर आप पढ़ो, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस नियर अबाउट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। हमने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी ना, आपको मैंने सारी एंट्रीज करना सिखाया था वहां पे, बस वही है। तो हमारा ईयर है 2020 और मार्च मंथ है, तो जर्नल का पहले फॉर्मेट बना लो। जर्नल ऑफ, ओनर का नाम गिवन नहीं है तो डैश 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 लगा दो, और डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट कॉलम में सबसे पहले आप लिखोगे ईयर 2020 और मार्च 1 को हम पहली ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, ये कह रहा है कि हमने बैंक में पे किया है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली करंट अकाउंट ही ओपन करता है, क्योंकि करंट अकाउंट के कुछ फीचर्स हैं। जैसे करंट अकाउंट अगर हम ओपन कराते हैं तो हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं करंट अकाउंट में। सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप एक दिन में या एक मंथ में इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को आप क्रॉस कर जाते हो तो फिर बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाता है। इसलिए नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करंट अकाउंट ओपन करते हैं। दूसरी बात फायदा ये है करंट अकाउंट ओपन कराने का कि करंट अकाउंट के ऊपर हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, जो सेविंग बैंक अकाउंट में हमें अवेलेबल नहीं होती। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, यानी अगर आपकी लोन चुकाने की कैपेबिलिटी वो अच्छी है इन द आईज ऑफ बैंक अथॉरिटीज, तो बैंक अथॉरिटीज आपको आपके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हाउएवर जितना अमाउंट ओवरड्राफ्ट होता है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट जरूर चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो आओ ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करें। करंट अकाउंट ओपन किया है 25,000 रुपीज बैंक में पे करके, तो बोलो एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट करोगे क्योंकि बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्योंकि बैंक में पैसा दिया है तो कैश इज गोइंग आउट, तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट 25,000 रुपीज, ठीक है ना। नरेशन आप लिख सकते हो opened a current account by paying rupees 25,000 in बैंक, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां पर आपकी नरेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्च 5th गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमने 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट चेक से किया है। तो परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट। सर परचेज अकाउंट बेटा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंसेस बुक करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्योंकि पेमेंट चेक से किया है, बैंक इज द गिवर, तो टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 10,000 रुपीज। सर नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मार्च 8th को कैश सेल्स की आपने 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो बच्चों कैश सेल की तो 40,000 कैश आया और इस 40,000 में से 30,000 हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और 10,000 कैश हमारा कैश बॉक्स में हमने रखा, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कैश बॉक्स है 10,000 हमने वहां पर मेंटेन कर लिया। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर 30,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ध्यान रखना ओनली 10,000, क्योंकि 30,000 तो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। और इनकम सबके रिवेन्यू आपकी बुक करो टू सेल्स अकाउंट, कितना 40,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे सर, नरेशन लिखोगे कैश सेल्स रुपीज 40,000, 30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। यहां आ जाएगी आपकी नरेशन और लाइन ड्रॉ करोगे, आगे बढ़ेंगे।
नाउ नेक्स्ट है हमारा विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज 5000 रुपीज, और ये ट्रांजैक्शन हुई 10th ऑफ मार्च को। मार्च 10th को हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किए 5000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। तो किसने निकाले होंगे? ये सिंपल सी बात है, ओनर ने निकाले होंगे। सिंपल सी बात है, ओनर ने निकाले होंगे बच्चे। तो ओनर ने अगर 5000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, ओनर ने अगर 5000 रुपीज बच्चों विड्रॉ किए हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी 5000 रुपीज। ठीक है ना सर? नरेशन, ड्रॉइंग्स मेड इन कैश, ड्रॉइंग्स मेड इन कैश। ठीक है। उसके बाद 12th ऑफ मार्च को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब 4000 जो विड्रॉ किए हैं यहाँ पर, वो प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, है तो ये भी ड्रॉइंग्स, लेकिन ये बैंक से विड्रॉ किए हैं। अर्लियर हमने 10th ऑफ मार्च को कैश बॉक्स से विड्रॉ किए थे ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए हैं। तो डेबिट तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ही होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पे विड्रॉ किए हैं बैंक से, तो बैंक इज अ गिवर, तो टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 4000 रुपीज। ठीक है ना? नरेशन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी 15th ऑफ मार्च को। 15th मार्च को विड्रॉन फ्रॉम बैंक लिखा है 12,000 रुपीज, लेकिन सर यहाँ पर तो ये बता ही नहीं रखा कि किस पर्पस के लिए विड्रॉ किए। जब पर्पस गिवन नहीं है तो हम यही मानते हैं, हम यही प्रिज्यूम करते हैं कि दिस अमाउंट हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ध्यान रखना, अगर पर्पस लिख दे फॉर प्राइवेट यूज तो ड्राइंग्स है ओनर की, और अगर पर्पस वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो हमेशा यही प्रिज्यूम किया जाता है, यही अज्यूम किया जाता है कि हमने बिजनेस पर्पस से अमाउंट विड्रॉ किया है। तो जब बिजनेस पर्पस से अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो पैसा कैश बॉक्स में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और क्योंकि बैंक से विड्रॉ किए, बैंक इज द गिवर, तो टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है आपका 12,000 रुपीज। यहां पर आप नरेशन लिखोगे विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन मार्च 20 को। यहां पर उसे लिखा है प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट 20,000। बेटा बैंक आप अपने पेरेंट्स के साथ आपने विजिट किया होगा, ये तो मैं मान के चलता हूं कि आप बैंक जाते हो, तो बैंक में बेटा 4 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अमाउंट लॉक करवाते हैं, और मान लो उसके ऊपर 6% पर एनम के अकॉर्डिंग हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हमें इंटरेस्ट वहां पर हमारे अकाउंट में, यानी हमारी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। तो फिक्स डिपॉजिट के केस में जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे मिलता है, यानी वो कंपाउंडिंग होता है एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ्स। हर 3 महीने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट होगा। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपीज की फिक्स डिपॉजिट कराई, कब कराई? 1 अप्रैल 21 को, तो 3 मंथ्स के बाद यानी 30 जून 21 को 1 लाख रुपीज आपके फिक्स डिपॉजिट में होंगे ही होंगे, और प्लस 1 लाख का 6%, 6,000 तो फुल ईयर का इंटरेस्ट है, 1/4 यानी 3 मंथ्स का कितना? 1,500 आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हो जाएंगे 1,01,500।
फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको इस अमाउंट के ऊपर मिलेगा, 1 लाख में नहीं मिलेगा, इस अमाउंट के ऊपर मिलेगा, 1,01,500 के ऊपर मिलेगा। क्लियर है? तो ऐसे ये कंपाउंडिंग होता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो बैंक में हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट से 20,000 रुपए निकाल के हमने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, सर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, नहीं बेटा, यहां पे लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बैंक अकाउंट तो हमारा क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर, अमाउंट होगा 20,000 रुपीज। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सर नरेशन क्या लिखेंगे, 20,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर? बोलो। आई होप ये क्वेश्चन तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आओ अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 14। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 14 करते हैं। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो रिमेनिंग इलिस्ट्रेशंस है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन नंबर 14 है ऑन पेज नंबर 9.30। हाँ जी, आइए अब हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 14। इलिस्ट्रेशन नंबर 14 ऑन पेज नंबर 9.30। ये है 9.30 पेज नंबर। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमें बैलेंसेस दे रखे हैं इन द बुक्स ऑफ राहुल अ कंप्यूटर डीलर। ध्यान रखना, मिस्टर राहुल जो हैं कंप्यूटर डीलर हैं, यानी कंप्यूटर्स में ये डील करते हैं। अगर कंप्यूटर डीलर हैं, कंप्यूटर में डील करते हैं, तो अगर ये कंप्यूटर परचेज या सेल करते हैं, यानी कंप्यूटर इनके लिए गुड्स है, नॉट असेट्स। ध्यान रखना, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। अगर ये कंप्यूटर परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर ये कंप्यूटर सेल करते हैं तो हम ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो बैलेंसेस दे रखे हैं इन द बुक्स ऑफ राहुल अ कंप्यूटर डीलर ऑन 1 अप्रैल 2017। हमें बैलेंसेस दे रखे हैं कैश, कैश गिवन है हमें 500 रुपीज। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है 1000 रुपीज का, डेटर्स गिवन है 7000 रुपीज के, बिल्डिंग गिवन है 6500 रुपीज की, एंड कंप्यूटर्स गिवन है 3500 रुपीज के। सर ये क्या है बेटा, ओपनिंग बैलेंसेस हैं। 1 अप्रैल 17 के बैलेंसेस गिवन है, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, या मैं कहूं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस of the last financial year of the personal and real accounts on the very next day of the next financial year of the on the very next day of the new financial year हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। समझाया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये जो आपको डिफरेंट बैलेंसेस गिवन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, इनके बेसिस पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, ओपनिंग एंट्री जिसको हम बोलते हैं। ओपनिंग एंट्री 2017 अप्रैल 1 को आप पास करोगे। फॉर्मेट बना लेना, जर्नल ऑफ राहुल, जर्नल ऑफ राहुल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज एंड रुपीज। ठीक है, लाइन में ड्रॉ कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
तो सबसे पहले, क्योंकि कैश तो हमारी एसेट होती है, कैश अकाउंट डेबिट। सर देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से आपने एक्सेसिव अमाउंट विड्रॉ कर रखा है, नाउ इट इज अ लायबिलिटी। बैंक अकाउंट आप डेबिट नहीं करोगे, बैंक अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश कितना 500 रुपीज, डेटर्स आपके हैं 7000 रुपीज के, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखी है बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे हम 6500 रुपीज से। उसके बाद हमें कंप्यूटर दे रखे हैं 3500 के। अब बच्चों मिस्टर राहुल कंप्यूटर डीलर है, तो क्या मैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट या कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट करूंगा? आंसर इज नो। या तो आप लिखो स्टॉक अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 3500, और चाहो तो आप परचेज अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, स्टॉक अकाउंट की जगह आप परचेज अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये लास्ट ईयर के बैलेंसेज आ रहे हैं। सर कौन सा बेटर रहेगा, स्टॉक अकाउंट लिखना या परचेज अकाउंट? स्टॉक अकाउंट लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट करो। सर ये स्टॉक है किस चीज का? बेटा कंप्यूटर्स का स्टॉक है, कंप्यूटर्स का स्टॉक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू बैंक अकाउंट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो ना। बेटा ओवरड्राफ्ट अकाउंट कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता। अगर बैंक अकाउंट आपने बैंक में अकाउंट मेंटेन कर रखा है, ठीक है ना, तो बैंक में जब आपने डिपॉजिट कराया, आपकी बुक्स में मान लो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया, 1 लाख रुपए आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हो। और अगर मान लो उसी अकाउंट से, क्योंकि ये करंट नेचर का है, आपने 1,20,000 रुपए विड्रॉ किए, तो 1,20,000 से बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो 20,000 ये ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपीज तो आपने डिपॉजिट करा रखे हैं और 120 आपने विड्रॉ कर रखे हैं। इट मींस 20,000 बैंक अकाउंट हमारा ओवरड्राफ्ट चल रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ऐसे कुछ नहीं होता, होता बैंक अकाउंट ही है। आपको उसको ओवरड्राफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक अकाउंट आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हो, इट मींस ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से? 1000 रुपीज से। सर और तो कोई डिटेल दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट आएगा, तो टू कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि इसका अमाउंट गिवन नहीं था, ये हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब टोटल देखो 6500 प्लस 500 7000, 7 7 14 14 और 3 17,500 माइनस 1000 ये लेस कर दोगे तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 16,500 बैलेंसिंग फिगर। तो सर इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग डिफरेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन 1st of April 2017, ठीक है ना। नरेशन लिखने के बाद लाइन ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे मतलब April 1st को ही। ये कह रहा है कि he sold a computer the book value of which was ₹2000 for 1950। 2000 रुपीज का कंप्यूटर 1950 रुपीज पे सेल कर दिया। अब ध्यान रखो कंप्यूटर्स हमारी असेट्स नहीं है बच्चों, कंप्यूटर्स क्या हैं? गुड्स हैं मिस्टर राहुल के लिए। तो 2000 रुपीज के गुड्स 1950 रुपीज में सेल कर दिए, तो सिंपल सा सेल की एंट्री पास करेंगे। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 1950 एंड 1950। सर वो लॉस तो बुक किया ही नहीं है आपने, 50 रुपीज का लॉस हुआ वो तो बुक ही नहीं किया। बेटा जब गुड्स हम परचेज या सेल करते हैं, परचेज करने के बाद आफ्टर दैट हम सेल करते हैं फ्यूचर के अंदर, तो एट द टाइम ऑफ सेल हम प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करते, हम ईयर एंड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज ये होता है कि जिन गुड्स में या सर्विसेज में हम डील कर रहे हैं, उन गुड्स या सर्विसेज की परचेज या सेल पे हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या कितना ग्रॉस लॉस हुआ, तो वो तो हम ईयर एंड में कैलकुलेट करेंगे। गुड्स को सेल करते टाइम हम इमीडिएटली प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करते, जो भी प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट आएगा
वो हम ईयर एंड में कैलकुलेट करेंगे। तो कंप्यूटर में मिस्टर राहुल डील कर रहे थे 2000 की बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिस वैल्यू के ऊपर बुक्स में वो कंप्यूटर रिकॉर्डेड है। देखो स्टॉक अकाउंट आपने डेबिट किया था 3500 से, तो इस स्टॉक में 2000 का ये कंप्यूटर शामिल था। इसी कंप्यूटर को हमने 1950 पे सेल कर दिया, तो सिंपल सी सेल की एंट्री करेंगे, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर नरेशन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है ना। आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बच्चों, बाय। आई होप ये सब कुछ समझ आपको आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलिस्ट्रेशन नंबर 15 ऑनवर्ड्स करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।